बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद से इमरान अजीज साहब, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और फिर पुंछ बिजनेस फोरम के सदर हैं। बिजनेस करते हैं, सियासी और समाजी रहनुमा हैं और बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे बैरियर टाउन के अंदर जिन लोगों की सरमायाकारी है उस हवाले से, मीरपुर एयरपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर में एक जो नई हुकूमत बनी है उसमें देखा गया है कि पीपल पार्टी को नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली में वोट देकर वजीर आजम मुंतखब करवाया और नेक्स्ट डे फिर वो अपोजिशन लीडर भी बन गए और ये पहली दफा हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिन लोगों की बैरियर टाउन में सरमायाकारी है वो कितनी सेफ है, और आज़ाद कश्मीर को 28वीं तरमीम मुजवजा तौर पर जो आ रही है, अगर उसको छेड़ा गया, उसकी जो पोजीशन है उसको छेड़ा गया, या उसको अगर सुबह खैबर पख्तूनख्वा का कोई नया सूबा बनता है तो उसमें यानी मुजफ्फराबाद डिवीजन को या पुंछ डिवीजन को जम किया जाता है या अलहदा सूबा बना दिया जाता है, या फिर मीरपुर पोटली को पंजाब के किसी सूबे के साथ अटैच कर लिया जाता है, तो इस पर लोग कितनी मज़ामत करेंगे और आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो किस सियासी और माशी नारे और दावे से लड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो नारों से हटकर मेरे ख्याल में अब माशी तौर पर रोजगार और मसाइल पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इलेक्शन को। तो मियां नवाज शरीफ साहब मुहिम चलाएंगे, बिलावल भी बड़े यंग हैं, वफाक में तो ये शीर और शक्कर है, तो वहां पर फिर ये कि अपने अपने मनसूबे ज़ाहिर है माशी तौर पर और रोजगार के हवाले से देंगे, चूंकि अवामी एक्शन कमेटी का तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, उन्होंने हर चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया है, तो रवायती नारे और दावे नहीं चलेंगे। और अगर अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी इलेक्शन लड़ जाएं, आजादाना तौर पर लड़ें, तो बड़ा टफ मुकाबला होगा फिर। भी ये जो अनरेस्ट था और अवामी एक्शन कमेटी के जितने मुतालबे थे वो भी बेसिकली आपके अमूमन जो है ना वो माशी तौर पे थे कि लोग बेरोजगार हैं, उनके बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे और इसकी वजह से हुकूमत जो अपना किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर सकी। और हुकूमत भी उसी वक्त किरदार अदा करेगी कि जब उसके पास फंड्स वाफर मिकदार में अवेलेबल होंगे। अगर हमने जो माशी लोगों का अनरेस्ट है उसको एड्रेस नहीं किया, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 28% है, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, और वहाँ के नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया चूँकि हमारा इलाका दुशवार गुजार है। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा हो या आम आदमी, अवामी एक्शन कमेटी ने मैंने अभी आम आम आदमी के मसाइल को एड्रेस करते हुए इन सारी चीज़ों को फर्म किया। और हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी रवायती सियासी पार्टियां हैं उन्होंने उस तरह से उस चीज़ को नहीं देखा। मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि अगला जो भी नारा होगा, जो भी चीज़ इस वक्त सियासत में और हुकूमत बनाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी होगी, वो आपकी माशी खुद इन्हिसारी की पॉलिसी है। और उसके लिए हुकूमत को कारोबारी दुनिया में जो कारोबारी लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, डायस्पोरा हैं, उनके साथ मिलकर एक मजबूत माशी खुद इन्हिसारी का प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं सही। आपकी वसातत से डायस्पोरा में जो हमारे लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े हमारे लोग हैं जो बहुत अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जो उनको इन्वॉल्व करके उनको शामिल करके एक माशी पॉलिसी कोई 10 साल 20 साल का एक प्लान दिया जाए ताकि ये अनरेस्ट खत्म हो। अच्छा, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो मीरपुर एयरपोर्ट आप समझते हैं इलेक्शन से पहले इसकी कोई फिजिबिलिटी बन जाएगी, बात चल रही है? इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में कोई और एयरपोर्ट नहीं है। अलबत्ता सरदार अतीक साहब ने जब वजीर आजम थे तो उन्होंने मोटरवेज और गैस लाने की और बहुत सारे दावे किए थे और नारे भी लगाए थे, लेकिन वो न गैस आई, न मोटरवे और न वो सारी चीजें आई। तो ये जो हवाई ऐलानात होते हैं, उसी तरह के ऐलानात पीपल पार्टी करेगी या नून लीग करेगी और इलेक्शन जीतेगी, या तहरीक इंसाफ जो बची खची रह गई है उस पर तो वो तो जेर ताब। मैं तो बाकी शराज साहब जमातें बाकी जमात इस्लामी में तो दम खम नहीं है, पर वो है तो बड़ा अच्छा नेटवर्क उनका, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि वो किधर खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करवाएंगे, किधर होंगे? वो इररेलेवेंट हो रहे हैं पब्लिक के अंदर। वो एक जमाना था
जमात इस्लामी की अपनी पॉलिसी होती थी, सेमिनार होते थे, मामलात होते, तो यही कुछ बचा-खुचा यही है, फिर अवामी एक्शन कमेटी शायद आ जाए इलेक्शन में, तो फिर सबका ही सफाया कर दे। मैं मेरी तो इसके ऊपर राय ये है कि जो अगर इस दफ़ा भी जो रवायती सियासतदान हैं उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और हमारे पास एक मरबूत प्लान नहीं दिया, तो ये जो पिछले 2 साल में हमने अनरेस्ट देखा है, ये अगले अरसे में अगर 2-4 साल में अपने आज़ाद कश्मीर की हालत को दुरुस्त ना किया गया, तो ये नॉर्मल नहीं होगा। फिर आपका ये निज़ाम जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है जमात इस्लामी की, जो जमात इस्लामी अपने तय कोशिश करती है, कैंडिडेट भी खड़ी करती है, एफर्ट्स भी करती है, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश भी करती है कि आप हमें मुंतखब करें और फिर आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, उसमें जो तब्दीली है वो तो आपने वो मशहूर बात सुनी है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। वो नारे वगैरह तो लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लोग या दीन से दूर हो गए, या जमात इस्लामी पर उस तरह एतबार नहीं करते। इलेक्शन में वैसे तो लाइकिंग तो है, लेकिन इलेक्शन में जब आ जाते हैं तो वोट जमात इस्लामी को जी। नहीं पड़ता। कुछ नया करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को अडॉप्ट कर लें, ताकि आपके पास अवामी ताकत भी आ जाए जमात इस्लामी के पास। सर ये बताएं कि बैरिया टाउन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, मलिक रियाज साहब दुबई चले गए हैं, वो उन्होंने नेशनैलिटी वहाँ पर ले लिया या परमानेंट सेटलमेंट ले लिया है, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो खुद वहाँ चला रहे हैं। इसी तरह बैरिया का ही उनकी फैमिली भी मूव हो गई है, तलात यही है। तो बैरिया में बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, प्लाट लिए हुए हैं। तो क्या उनकी सरमायाकारी या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या नहीं है, और ओवरऑल रियल एस्टेट की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है? सर बैरिया टाउन जो है वो पाकिस्तान में आपको पता है ट्रेंड सेटर है। और कराची बैरिया हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, पिंडी में उन्होंने एक नया ट्रेंड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आज भी सारी सर्विसेज मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं। मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, बिजली नहीं जाती, सर्विसेज में कोई जो कमी नहीं आई। मलिक रियाज साहब को बाहर जाना पड़ा, हुकूमत की और उनकी अनबन है, और कोशिश की जा रही है कि वो सेटल हो जाए। उसने आज नहीं कल नहीं परसों सेटल हो जाना है। लेकिन बैरिया टाउन के ने अपनी जो फंक्शनैलिटी है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे पास जो पाकिस्तान की रियल स्टेट है वो ओवरऑल भी इस वक्त बड़ी स्लो है, चूंकि हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो रियल स्टेट नहीं है। हुकूमत का ख्याल ये है कि अपने हम रिजर्व जो है वो संभाल लें और अपनी जो मैक्रो लेवल के ऊपर जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और फिर वो इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री पे भी हो नहीं पा रहा। हमारा तो हुकूमत से मुतालबा ये था कि ये जो उनके ज़हन में ये है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर रियल स्टेट चलेगी तो फिर सब लोग चलेंगे, सब इदारे भी चलेंगे और सारी इंडस्ट्री भी रियल स्टेट के साथ ही चलेगी। अगर हम देखें कि इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान में अच्छा वक्त देखा है तो वो रियल स्टेट के बूम की वजह से ही देखा है। हमारे पास टैक्सीज बढ़ा दिए गए हैं, एफबीआर ने अपने वैल्यूएशन टेबल्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, और वो कोई चीज़ पॉजिटिव जो रियल स्टेट के लिए हो वो हुकूमत करना नहीं चाह रही है। और उसी की साथ में बैरिया टाउन भी आया हुआ, और बाकी इंडस्ट्री में भी जो हाउसिंग सोसाइटी है, ब्लू वर्ल्ड है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये भी उसकी साथ में मौजूद हैं। ओवरऑल भी एक रिसेशन का माहौल है पाकिस्तान में, चूँकि माशी मईशत जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। हमारी ग्रोथ जो है वो 2% से अबव नहीं है, और ये भी रियल नंबर्स में कुछ लोग कहते हैं कि ये 2% भी ज़्यादा बोला जाता है। तो इस सूरत हाल में ना सिर्फ रियल स्टेट बल्कि बाकी चीज़ों में भी इस वक्त कोई जो है ना वो खातर ख्वात रखी नहीं हो रही। यहाँ पर इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, हुकूमत इंडस्ट्री को दे रही थी चांस की बढ़ेगी, जी। और रियल एस्टेट का बिजनेस भी ठप हो रहा है, क्योंकि जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो रियल एस्टेट बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो दुबई और कुवैत और ओमान और इन इलाकों में बहरहाल मूव हो गए पाकिस्तानी, और उनकी बड़ी जी। जो उसमें मतलब रियाज साहब भी शामिल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। एयरपोर्ट क्या बनेगा इलेक्शन से पहले? कोई चांस है मीरपुर एयरपोर्ट? नहीं, इलेक्शन तो अब 6 महीने रह गए जी। इलेक्शन से पहले तो जरा मुश्किल है। अगले बजट में शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके लिए कोई बजट एलोकेट करेगी, तो फिर उसके बाद होगा, मेरा ये अंदाजा ओवरऑल है। मैं ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद या रावलाकोट में
کوئی پہلے چھوٹے موٹے جہاز جایا کرتے تھے، اب وہ مشکل یہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ بحال ہو. وہ تو فنکشنالٹی اس کی آسان ہے، لیکن جو میر پور کے اندر ایئرپورٹ کا پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا ہے وہ تو شاید ابھی وقت لگے گا. اور دوسرا مظفر آباد اور راولا کوٹ تو ان کو ایئرپورٹ جو ہے وہ چلا دینا چاہیے تھا، اس سے ایک جنرل امپریشن بھی ٹھیک ہوتا ہے، کچھ ٹورزم کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، ایمرجنسی میں بھی ہے، پبلک سروس میں ٹرانسپورٹ کا ایک ذریعہ ہے، وہ آسانی کا ایک ذریعہ ہے، اس سے کوئی نقصان تو ہونا نہیں ہے. اچھا یہ بات عام فہم ہے اور بزنس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے، اور جس طرح کی حالات ہیں ویسے ہی ہم رہیں گے کیونکہ اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی حکومت کی ہو چکی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر یہ اسی طرح کی چیز ہوئی تو آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی سیٹلمنٹ آلریڈی ہو گئی یا اناؤنس نہیں ہوئی یا اناؤنسڈ ہے تو کوئی ریئیکشن آئے گا، مزاحمت آئے گی، یا پھر جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر شاید آزاد کشمیر کو بھی کچھ حصے کو کے پی کے کسی صوبے میں ہزارہ میں شامل کر دیا جائے اور باقی میرپور کوٹلی کو ہو سکتا ہے پنجاب کے کسی نئے صوبے کے ساتھ اٹیچ کر لیا جائے، تو آزاد کشمیر کے لوگ کوئی مزاحمت کریں گے یا کشمیر کی آزادی پر کوئی فرق شرق پڑنے والا ہے؟ سیاست میرا چونکہ پہلا موضوع نہیں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی اور نہ کر سکتی. اگر کیا گیا تو اس کی مزاحمت ہوگی، اور اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آزاد کشمیر ہے، جی بی ہے، اس میں لوگوں کو انوالو کر کے ان سے پوچھ کے اور ان کے رائے سے کوئی فیصلہ کرے تو وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. کشمیر کی آزادی ہماری ترجیح ہے اور رہے گی، وہ ہمارے بھائی ہیں. اس کی جہت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، کبھی خاموشی سے، کبھی بندوق کے ذریعے، کبھی ڈنڈے کے ذریعے، کبھی نعرے کے ذریعے، اور کبھی بات کے ذریعے، کبھی احساس کے ذریعے، لیکن یہ ہمارے مشن میں شامل رہے گا. اور پاکستان گورنمنٹ سے ہم امید کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج سے بھی کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم جو آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور جو ہماری ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق ہے اس کے اوپر حرف نہ آئے. اس لیے ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ کسی اگر اسی ایسے عمل کا سوچا بھی جا رہا ہے تو اس کو نہیں سوچنا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں سے پوچھ کر بات کرنی چاہیے، اور جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہمیں اس طرح کے عمل کے اندر جانا نہیں چاہیے. لیکن جو اویلیبل لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی آپ کی، اس میں تو مزاحمت کا مجھے نہیں لگتا کہ دم خم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دنیا کا واحد جوک ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کا صدر منتخب کروانے کے لیے نون لیگ نے ووٹ دیا اسمبلی کے اندر، اور نیکسٹ ڈے خود ہی اپوزیشن لیڈر بن گئے. یہ کبھی کوئی مثال نہیں میرے خیال میں بنتی، اور جو تقریریں وہاں پر ہوئی یہ لگ رہا تھا جیسے لوہے کے چنے چبا کر تقریریں کر رہے ہیں، اتنی مجبوری میں ووٹیں دی گئی ہیں. ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوگا، البتہ عوام میں آپ جیسے لوگوں میں شاید، یا انٹیلیجنشیا ہے جو کشمیر کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے، وہ شاید کوئی مزاحمت کرے گی. اگر کوئی صوبہ بنا دیا گیا یا ضم کر دیا گیا نئے صوبوں میں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں ہو سکتا ہے آزاد کشمیر اور جی بی کا بھی کوئی نیا پلان ہو. میرا خیال یہ ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ کسی بھی سول ہے یا ملٹری مقتدرہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر اور جی بی دونوں میں یہ جو روایتی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کے علاوہ بھی عوامی قوت موجود ہے اور وہ مختلف مسائل کے اوپر یکجان ہو جاتے ہیں. تو وہ ضرور اس کو پیش نظر رکھیں گے کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ عوامی رد عمل اور روایتی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں. میری رائے یہ ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.